गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राष्ट्रपति संबंधी दोस्तों पार्ट 4 में आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, और 3 पार्ट में आपके लिए पीछे करा चुका हूं। और दोस्तों हमेशा की तरह दोस्तों आपके लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है हर प्रश्न के आंसर देने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, किसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है? मौलिक क्षेत्राधिकार, ऋण संबंधी क्षेत्राधिकार, या फिर दोस्तों अपीली क्षेत्राधिकार, या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, किसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है? मौलिक क्षेत्राधिकार के अनुसार, ऋण संबंधी क्षेत्राधिकार के अनुसार, अपीली क्षेत्राधिकार के अनुसार, या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के अनुसार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या सुरक्षा मंत्री। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या दोस्तों सुरक्षा मंत्री। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों बैकग्राउंड में किसी प्रकार की आवाज़ आए तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, वीडियो पर ध्यान दें, और दोस्तों मन लगाकर वीडियो को देखें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने या कुछ मामलों में सजा को निलंबित या माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 81, या अनुच्छेद 72। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने या कुछ मामलों में सजा को निलंबित या कम या माफ किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 81, या 72। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? लघुकरण, परिहार, या फिर दोस्तों स्थगितकरण, या प्रतिलंबन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? लघुकरण, परिहार, स्थगितकरण, या दोस्तों प्रतिलंबन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप कंटेंट देख रहे हैं, कंटेंट आपके लिए हर वीडियो में कंटेंट आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है दोस्तों। तो किसी भी वीडियो पर आप ऐसा ना सोचिए किसी वीडियो के बारे में कि उसका कंटेंट कैसा है, उसका कैसा है, क्योंकि दोस्तों कंटेंट में आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता हूँ। तो दोस्तों कंटेंट की गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन उस कंटेंट पर फॉलो आपको करना है, उस कंटेंट को अच्छी तरह से रिवाइज आपको करना है। तो भाइयों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, लघुकरण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? लघुकरण, परिहार, स्थगितकरण, या प्रतिलंबन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? लघुकरण, परिहार, स्थगितकरण, या फिर दोस्तों प्रतिलंबन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, परिहार। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 6, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम होता है राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। और दोस्तों ऑप्शन, ये दोस्तों प्रश्न ही है आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से दोस्तों यहाँ तक आपका ये प्रश्न है। और ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, केवल एक सही है, केवल 1, 2 और 3, 1 और 2 या 1, 2, 3 सभी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। और दोस्तों अनुच्छेद हैं आपके सामने, अनुच्छेद 352, 356 और 360। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है 2 तथा 3 दोनों, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1, 2, 3। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 1, 2, 3 ये तीनों ही दोस्तों आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 352 जो है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, जो बाहरी अशांति या जो भी आक्रमण या विद्रोह के टाइम पे किया जाता है। 356 में दोस्तों राज्य आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल जो आंतरिक अशांति कारण लगता है। और तीसरा है दोस्तों 360 में अनुच्छेद, जो कि वित्तीय आपातकालीन स्थिति में जो लगता है वो। ये तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये दोस्तों ये जितने तीनों अनुच्छेद हैं तो दोस्तों हर किसी परीक्षा में कई बार पूछे हुए हैं और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए ये प्रश्न, तो इसको याद रखना अच्छी तरह से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, भाग 12, भाग 15, भाग 18 या भाग दोस्तों 9। ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है। भाग 12, भाग 15, भाग 18 या भाग 9। ये दोस्तों आपका भाग 12 है, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों भाग 15 है, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों भाग 18 है, ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों भाग है आपका 9, ये आपको याद रखना है। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर होगा। आपात उपबंध के बारे में बताता है कौन सा अनुच्छेद, कौन सा भाग बताता है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 18, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा 18। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किससे लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 या आयरिश संविधान से या जापानी संविधान से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश से लिए गए हैं, ब्रिटिश संविधान से या किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। या कहाँ से लिए गए हैं ये बताना है आपको। ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरिश संविधान या जापानी संविधान। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1935 भारत सरकार अधिनियम। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। 5, 6, 2, 3। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, जो कि मैं दोस्तों अनुच्छेद 352, 356 और 360 में मैंने बताए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 3। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 325, 235, 352 या 253। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 325, 235, 352 या 252, 253। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 352। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 80। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है।
1, 100, 352, 80। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 352। और दोस्तों आप देख रहे हैं कंटेंट कितना बेहतर है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन दबाएं दोस्तों, और साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने हर ग्रुप में शेयर करें, हर भाई को शेयर करें जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि हमारे जो वीडियो हैं, जो हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं हम अपने दोस्तों को या अपने भाइयों को, कि उन्हें कितना पसंद आ रहा है। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं दोस्तों, और ऑल वाला बेल आइकन से ज़रूर दबाएं। और दोस्तों उसके साथ में एक रिक्वेस्ट और है कि जब आप कमेंट भी नहीं करते हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों कंटेंट बेटर है इसकी गारंटी देता हूँ, और मुझे विश्वास है दोस्तों मेरे कंटेंट पर कोई उंगली उठाने की या फिर दोस्तों कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, क्योंकि कंटेंट ही इतना ही बेहतर है आपके लिए कि उंगली उठाने की तो बात ही नहीं होती। लेकिन दोस्तों जो हमारी चाह होती है आपसे कि आपके लिए हम इतनी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, इतना अच्छा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो दोस्तों उसके बदले हम आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल एक सब्सक्राइब और दोस्तों एक लाइक, यह हम आपसे मांगते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन है, सॉरी दोस्तों ये प्रश्न नंबर 13 है, इसमें मैं आपसे बता देता हूँ दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या राजकीय या वित्तीय दोनों आपातकाल। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या फिर दोस्तों राजकीय तथा वित्तीय दोनों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रीय आपातकाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 348, 352, 356, 360। चलिए दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 348, 352, 356, 360। तो दोस्तों यह प्रश्न मैं आपके लिए शुरुआत में बता चुका हूँ। अनुच्छेद जो 352 है वह आपका दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और जो कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें, 44वें, 86वें या 69वें। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें, 44वें, 86वें या 69वें। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 44वें। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए। 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर या 6 माह के भीतर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूँ और दोस्तों फिर कह रहा हूँ दोस्तों कि कंटेंट बेहतर है और दोस्तों तैयारी भी बेहतर ही होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपसे यही एक दुआ करता हूँ दोस्तों, यही एक कामना करता हूँ, यही एक अनुरोध करता हूँ कि दोस्तों जब मैं कंटेंट बेहतर प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों, तो आपको भी तैयारी बेहतर करनी है, बेहतर से बेहतर अच्छी तैयारी करनी है, और दोस्तों एक अच्छी जॉब प्राप्त करनी है, और माँ बाप के भविष्य, अपने भविष्य के साथ साथ दोस्तों माँ बाप की उम्मीदों पर भी खरा उतरना हो, उनकी उम्मीदों को, क्योंकि दोस्तों आपके माँ बाप सबसे ज़्यादा उम्मीद आपसे रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद है हाँ हमारा बेटा एक दिन अच्छा रोज़गार प्राप्त करेगा, और दोस्तों हमें भी अच्छे जो कि दोस्तों व्यवस्थाएं हैं होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं उन्हें उपलब्ध कराएगा। तो उन्हें आपसे कुछ नहीं हो, खाली उनको 2 रोटी चाहिए दोस्तों, लेकिन भविष्य, आपके भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए दोस्तों वो आपसे यही उम्मीद करते हैं और ये कहते भी हैं और आपके लिए कमाते भी हैं, मेहनत करते हैं इतनी सारी कि दोस्तों आपको जो भी कमाते हैं वो सारा आपकी पढ़ाई में लगाते हैं। तो दोस्तों उनकी मेहनत का फल आपको देना है उनके लिए।
तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, अपने जो भी भाई अपने माँ बाप से प्यार करता है, उनकी मेहनत से प्यार करता है, उनके विचारों से प्यार करता है, और जो अपने माँ बाप से प्यार करता है, तो दोस्तों प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। और दोस्तों चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना लौटें दोस्तों, और वीडियो को पूरा वॉच किया करें दोस्तों, तभी आपके लिए ये सारे प्रश्न और सारी वीडियो समझ में आएंगी। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 महीनों के भीतर, 3 महीनों के, 4 महीनों के भीतर, या 6 महीनों के भीतर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने समय बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 6 माह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकालीन की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्त में नहीं रहते? 3 माह, 6 माह, 9 माह, या 12 माह? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं या प्रवृत्त में नहीं रहते? 3 माह, 6 माह, 9 माह, या 12 माह? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 6 माह। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी, या किसी भी दशा में नहीं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी नहीं, या किसी भी दिशा में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द किए जा सकते हैं? संगठन की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या बिना शस्त्र के संगठित होने की स्वतंत्रता? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द किए जा सकते हैं? संगठन की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, या फिर दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर दोस्तों बिना शस्त्र के संगठित होने की स्वतंत्रता का अधिकार? बताइए दोस्तों इनमें से किसे रद्द नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? 21-22, 22-23, 20-21, 19-20? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? 21 और 22, अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 22 और 23, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 19-20? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 20-21। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 4, 1, 2, 3? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 4 बार, 1 बार, 2 बार, या 3 बार? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 3 बार। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1961 से 67 के बीच, 1962 से 68, 1963 से 69, 1961 से 65? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 52 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1961 से 67 के बीच, 62 से 68 के बीच, 63 से 69 के बीच, 61 से 65 के बीच? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1962 से 68 के बीच। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। भारत में किस प्रकार की स्थिति आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति, या वित्तीय आपात स्थिति? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत
में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति या दोस्तों वित्तीय आपात स्थिति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, आंतरिक आपात स्थिति। और अगला प्रश्न है दोस्तों और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1962 में, 1965 में, 1971 में या 1975 में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1962 में, 1965, 1971, 1975। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 1975। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। और अगर दोस्तों आपको कंटेंट पसंद आया हो और दोस्त पहली बार जो भी भाई हमारी इस वीडियो पर दोस्तों विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध हाथ जोड़कर कि दोस्तों क्योंकि कंटेंट बेहतर है तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आपके भलाई के लिए, आपके भविष्य के लिए। क्योंकि दोस्तों जो टीचर होता है उसे मैं आपको बता दूँ, चाहे टीचर कैसा भी हो, लेकिन उसे अपने जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों उनकी चिंता होती है। क्योंकि दोस्तों अगर जिस टीचर से आप पढ़ते हैं वही टीचर आपके लिए, उसी टीचर के द्वारा अगर आप किसी प्रकार की जॉब प्राप्त करते हैं तो उसे बहुत खुशी होती है कि हाँ उससे भी गर्व होता है अपने आप पर कि हाँ जो मैंने पढ़ाया वो उस चीज़ को पढ़कर दोस्तों, उस कंटेंट को पढ़कर आज मेरे विद्यार्थी सफल हुए हैं। तो दोस्तों हमें भी गर्व होता है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अच्छे कंटेंट प्राप्त करने के लिए, अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर कंटेंट प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वाला बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।